The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। देश की संसद चल रही है, जहां पर आज प्रधानमंत्री बोले और खूब बोले। उन्होंने क्या कहा, उनकी बातचीत के निहितार्थ क्या हैं? क्या अब किसान आंदोलन को लेकर कोई नई दिशा मिल गई है? क्या अब बातचीत के रास्ते किसान आंदोलन अपने समाधान की तरफ बढ़ेगा? इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि मोदी सरकार में मंत्री रहे एमजे अकबर और एक पत्रकार के बीच अदालत में जो नतीजा आना था उसका क्या अपडेट है। बात बचाओ अभियान की भी होगी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, उम्मीद और चिंता दोनों बढ़ रहे हैं। और बात देश की सबसे बड़ी पंचायत की बहसों के इतर उन पंचायतों की भी होगी जो किसानों के लिए हो रही है। ये सब आप देखेंगे आज के लल्लन टॉप शो में, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कासगंज का है। कासगंज के नगला धीमर गांव में 9 फरवरी को सिद्धपुरा थाने से दरोगा अशोक और कांस्टेबल देवेंद्र शराब माफिया मोतीराम के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि नगला धीमर गांव में बड़े स्तर पर अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। गांव में दोनों पुलिसकर्मियों पर मोतीराम ने अपने साथियों के साथ हमला किया और उन्हें बंधक बना लिया। फिर पेड़ से बांधकर बुरी तरह पिटाई की और वर्दी फाड़ दी गई। पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो गंभीर रूप से घायल दरोगा घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक खेत में मिले। करीब आधे घंटे के बाद कांस्टेबल देवेंद्र भी दूसरे खेत में मिले। दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां देवेंद्र की मौत हो गई। पिछले बरस जुलाई में हमने पुलिस वालों पर ठीक ऐसा ही एक हमला कानपुर में देखा था। 9 फरवरी को कासगंज में एक बार फिर से वही दोहराया गया। विकास दुबे कांड में हमने देखा था कि किस तरह से एक अपराधी पुलिस प्रशासन को अपने अवैध कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कासगंज मामले में भी ऐसी किसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल इस आशय में पक्की जानकारी का अभाव है। आरोपी मोतीराम पहले भी पुलिस वालों पर हमला कर चुका है। उस पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। नगला धीमर गांव में जितना भी अवैध शराब का कारोबार होता है, सब मोतीराम चलाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपियों पर रासुका लगाने का आदेश दिया। मृतक कांस्टेबल के परिवार को 50 लाख का मुआवजा और एक नौकरी की घोषणा भी। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। जो अपराधी हैं उसकी सभी की तलाश रही है, जिसमें मुख्यतः मोती है जो वहाँ का मजारिया हिस्ट्री शीटर है, और जो हमारा जवान शहीद हुआ है उसके लिए शासन की तरफ से 50 लाख रुपए का अनुदान और एक व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति को नौकरी का आश्वासन मिला है। और हम ऐसे सारे वहाँ इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और उन्हें कोर्ट के सामने पेश करेंगे। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी भी उत्तर प्रदेश से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायतों का दौर जारी है। भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर गई हैं। आज प्रियंका ने सहारनपुर में किसान महापंचायत को संबोधित कर जय जवान जय किसान अभियान की शुरुआत की। इनके जितने भी पार्टी के लोग हैं, इनके जितने भी मंत्री हैं, रोज कहते हैं कि किसान नहीं बैठा है, किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, ये सच्चा आंदोलन नहीं है। कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। क्या कहा उन्होंने? हंसे, किसानों को आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? किसान आंदोलन कर रहा है अपने जीवन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने बेटे के लिए जो हमारी सीमा पे खड़ा हुआ है, उसका मजाक उड़ाने
वाला, उसको देशद्रोह कहने वाला, उसको आतंकवादी कहने वाला, वो देशभक्त नहीं है, वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी यूपी और हरियाणा के कई जिलों में लगातार किसान महापंचायतों का आयोजन हुआ, जिसमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। यूपी में अगले बरस विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस किसान आंदोलन के जरिए पश्चिमी यूपी की राजनीति में घुसने की कोशिश कर रही है। दूसरी सुर्खी पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर से जुड़ी है। एमजे अकबर की ओर से पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि के केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 17 फरवरी को फैसला सुनाएगी। पहले इस मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। 2018 में मीटू कैंपेन के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। रमानी ने दावा किया था कि 2018 में नौकरी के लिए एक इंटरव्यू के दौरान अकबर ने यौन शोषण किया। तब अकबर सियासत में नहीं थे, पत्रकार थे। 2018 में जब प्रिया रमानी ने आरोप लगाया तो अकबर को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रिया के आरोपों को काल्पनिक बताते हुए एमजे अकबर ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अकबर ने कहा था कि प्रिया के आरोपों से उनकी छवि खराब हुई है और लोगों की नज़र में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। वहीं प्रिया रमानी की तरफ से कहा गया था कि ये एक इंसान के अधिकार का, मानवीय गरिमा का, सुरक्षित वर्क प्लेस का और यौन उत्पीड़न का मामला है। तीसरी सुर्खी उत्तराखंड से है। चमोली हादसे को आज 4 दिन हो चुके हैं। अभी भी बचाव और राहत कार्य जारी है। अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 172 लोग लापता हैं। राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र के कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला ने बताया कि 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में करीब 30-35 कर्मचारी फंसे हैं। एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी, सेना और नौसेना के मरीन कमांडो टनल के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए मलबा हटा रहे हैं। पुल बह जाने के कारण 12-13 गांवों से संपर्क भी टूट गया है, इसलिए उनके लिए राशन, पानी और बिजली जैसी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। जल्द ही एक अस्थायी पुल का निर्माण भी होगा। ललन टॉप के लिए सिद्धांत मोहन और मनोज भी चमोली पहुंचे हुए हैं। उन्होंने एक जियोलॉजिस्ट यानी भूविज्ञानी से जाना कि इस हादसे के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि 7 तारीख को अभी सभी इसके विटनेस है कि बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ जिसमें बहुत सारा डेब्री पानी के साथ आया ऋषिगंगा कैचमेंट से, जिसने हमारे डैम को भी डिस्टर्ब कर दिया। पूरा एक तरह से डिवास्टेटेड एरिया हो गया है। सो फैक्टर्स जो अभी एज अ साइंटिस्ट वी हैव सीन इन द वैली कि क्या हो सकता है पॉसिबल फैक्टर्स, तो उसमें हमें यही पता चला कि एक रौंथी ग्लेशियर है। रौंथी ग्लेशियर है, यस। तो रौंथी ग्लेशियर से जो स्ट्रीम निकलती है उसको हम रौंथी नाला भी कह सकते हैं। तो रौंथी नाला के जस्ट बगल में एक हैंगिंग ग्लेशियर है जो मृगधनी पीक से है, आई थिंक। सो एक हैंगिंग ग्लेशियर है और ये मल्टीपल इवेंट्स है कि पहले एक रॉक मास टूटा और उसके साथ में जो भी मलबा आया, जो भी डेब्री आया, उसने रौंथी नाला को पहले ब्लॉक किया और एक लेक कंडीशन वहाँ पे बनी। वहाँ पे एक ब्लॉकेज हुआ तो जो स्ट्रीम जो नाला आ रहा है रौंथी ग्लेशियर से, उससे एक तालाब जैसा बना और शायद उसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा। आई थिंक डॉक्टर मनीष मेहता कैन टेल इट इन अ फाइन। उसके बाद क्या हुआ कि ये बेसिकली ये एक एपिसोडिक है। एपिसोडिक है, वहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो डैमिंग हुई थी वो बहुत फ्रेजाइल लैंड थी उस रीजन में। काफ़ी फ्रेजाइल रॉक मास और ये सब चीज़ें दिख रहा है, भंगुर टाइप का थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी थ्रस्ट और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ है। हिमालय अभी यंग है तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी तो जब पहले हल्का सा मास आया उसने रिवर, जैसे विनीत कुमार जी बोल रहे हैं कि उसने रिवर वहाँ पे ब्लॉक की। रिवर ब्लॉक करने के बाद ये एपिसोड्स कंटिन्यूस चलता रहा। अब कब चला, कितने टाइम तक चला ये नहीं पता है। उसके बाद जब एक पॉन्डिंग होगी वहाँ पे, तो इस पॉन्डिंग के ऊपर से एक बड़ा सा स्लैब जो था, वो एक बड़ा रॉक जो है वो अपने वेज के साथ फेलियर होकर के ऊपर से उसके ऊपर से जो भी आइस बॉडी जो भी उसके साथ डिटैच रही होगी हैंगिंग ग्लेशियर, वो टूट करके नीचे आया और उसने इस डैम जो लेक, छोटी सी जो भी लेक बनी उस रीजन में, उस लेक को ब्रस्ट किया और ब्रस्ट करने के बाद वो पूरा मटेरियल जो भी जितना भी वहाँ पे एक्यूमुलेट था उसको नीचे ले आया। अब हम यह देखते हैं कि यह रीजन बेसिकली ग्लेशिएटेड रीजन है। तो ग्लेशियर में जो भी चीज़ें बनती है, जो भी चीज़ें होती है, वो काफ़ी फ्रेजाइल और यंग होती है। बहुत ज़्यादा एज ग्लेशियर्स की नहीं है इस रीजन में। तो यंग होने की वजह से जितना भी मटेरियल होता है ग्लेशियर्स के साथ ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी मटेरियल है वो सारा लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। मोरेनिक लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है। जब लूज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है वो पानी के साथ एडमिक्स होकर के जब नीचे आया, तो उसने क्या किया कि जो इरोजन या जो
डिवास्टेशन खाली पानी ला सकता था, वो मिक्स डेबरी के साथ मिक्स होकर के उसने उसको कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। और जब वो डेबरी के साथ नीचे आया, उसकी इरोजन कैपेसिटी बढ़ गई। इरोजन कैपेसिटी बढ़ने की वजह से क्या किया कि उसने वो उस कंसाइज वैली के अंदर ट्रैवल करके जब नीचे आया, उसको सडनली रिनी में वाइड वैली मिली। वाइड वैली मिलने से वो अपना पूरा मलबा जो जितना भी मटेरियल था उसको यहाँ पे डिपॉजिट करके आगे की ओर गया। फिर इसको तपोवन में और खुला मिला, तो अपनी मैक्सिमम जितना भी सेडिमेंट था उसने वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। मतलब जिस स्ट्रीम को खुले की जगह मिलती गई उस हिसाब से नुकसान बढ़ता गया हाँ जितना। और फिर नीचे विष्णुप्रयाग से नीचे जाते जाते ये अपने नॉर्मल कोर्स में आ गया। इसके बाद सिद्धांत ने बात की सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के अधिकारियों से। उनसे जाना कि तिब्बत सीमा से लगे गांवों में संपर्क कटने की समस्या का हल कैसे निकाला जाएगा। पिछले 3 दिन से जब से आपदा आई है, बीआरओ तुरंत एक्शन में आ गया था। हम अभी दिन एंड रात काम कर रहे हैं। आप जहाँ पर खड़े हैं देख रहे हैं कितनी मशीन से कम 10-15 मशीनें काम कर रही है। जहाँ आप खड़े हो यहाँ पर बेली ब्रिज लॉन्च करने का हम प्लान कर रहे हैं। यहाँ बेली ब्रिज लोहे का पुल होता है जो, क्योंकि परमानेंट ब्रिज बनने में टाइम लगता है। ये जो आपदा आई थी उसमें हमारा एक ब्रिज है 90 मीटर स्पान का जो आप देख रहे हो। यहाँ पर बड़ा पुल था जो वॉश आउट हो गया है। यहाँ पर इनका पावर हाउस था 52 मेगावाट का। वो पावर हाउस यहाँ कुछ नामो निशान नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी इनकी, ट्रिपल स्टोरी, डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी, वो भी अभी जमींजोद हो गई है। हाइट ऑफ वाटर इतना ज़्यादा था, कम से कम 100 मीटर हाइट। आप देखिए मार्क, पानी का मार्क अभी नज़र आ रहा है। इतना 100 मीटर हाइट की ये फ्लो था। उसकी हिसाब से आप वेलोसिटी और उसका इम्पैक्ट आप अंदाज़ लगा सकते हो कितना हेवी इम्पैक्ट रहा होगा। उसकी वजह से ये डैमेजेज हुए हैं। तो इसमें अभी आप देखो इस साइड में हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें पावर हाउस में काफ़ी डेड बॉडीज़ दबी हुई मिलने की संभावना है। कल भी हमने 4 डेड बॉडीज़ निकाली थी और आज भी उसी हिसाब से हमारा काम चल रहा है। अगर कोई डेड बॉडी मिलती है तो ताकि उनको सही सलामत उनके पेरेंट्स को सुपुर्द किया जाए। चौथी सुर्खी है सोशल मीडिया से। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने कू ऐप पर अकाउंट बनाया। इसके बाद इस ऐप के बारे में चर्चा शुरू हो गई। फिर और नेता भी इस तरह के ट्वीट करने लगे। दरअसल कू भी ट्विटर की तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इसके फीचर्स भी ट्विटर की तरह हैं। इसमें अपनी बात कहने के लिए यूजर के पास 400 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है। कू ऐप को बनाने वाले भारतीय हैं, इसलिए इसे देसी ट्विटर भी कहा जा रहा है। पीयूष गोयल के अलावा रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े भाजपा नेता इस ऐप पर एक्टिव हुए हैं। कई सारे सरकारी हैंडल भी इस पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में कू ऐप चलाने के लिए कह चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक कू की तरफ रुझान क्यों हो रहा है। कू ऐप पर ज्यादातर बड़े अकाउंट सरकार से जुड़े हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस देसी ट्विटर में सरकार की रुचि बढ़ने की एक वजह असली ट्विटर से, यानी कि जो अमेरिकी कंपनी है ट्विटर, उससे तनातनी है। हम जानते हैं कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर को 250 अकाउंट ब्लॉक करने के लिए कहा था। इसमें कारवां मैगजीन, एक्टर सुशांत सिंह और किसान एकता मंच जैसे अकाउंट शामिल थे। ट्विटर ने इन अकाउंट्स को विदहोल्ड किया, यानी कि रोक लगा दी। इसका मतलब कि अकाउंट बंद नहीं हुए, लेकिन इनका कॉन्टेंट भारत में कोई इनका कॉन्टेंट नहीं देख सकता था। बाद में ट्विटर ने सभी 250 अकाउंट को नॉर्मल कर दिया। केंद्र सरकार ने इस पर गहरी आपत्ति जताई और ट्विटर को नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि अगर ट्विटर ने भारत सरकार की तरफ से दिए गए आदेश का पालन करने से इनकार किया तो कंपनी के अधिकारियों को 7 साल जेल की सजा हो सकती है। सरकार ने यह भी कहा कि कंपनी खुद को कोर्ट नहीं मान सकती और सरकार के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। इस प्रकरण के बाद ट्विटर इंडिया पॉलिसी हेड महिमा कौल का इस्तीफा आया। महिमा ने अपने इस्तीफे की वजह पर्सनल बताई, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका कुछ और अर्थ निकाला गया। फिर आज ट्विटर ने भारत सरकार के सवालों का जवाब दिया। कहा कि उन्हें भारत सरकार ने कुछ अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए कहा था जिन्हें हटाया गया था, लेकिन जब पाया गया कि उनका कंटेंट भारतीय कानूनों के मुताबिक है तो उन्हें रिस्टोर कर दिया गया। अपने जवाब में ट्विटर ने कहा कि हमारी ओर से करीब 500 से अधिक अकाउंट्स पर एक्शन लिया गया, जिसकी जानकारी सरकार को भी दी गई है। आखिरी सुर्खी जुड़ी है भारत चीन सीमा विवाद से। चीनी रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर चल रही है कि लद्दाख में पेंगोंग सो इलाके में दोनों सेनाओं ने तैनाती में कमी शुरू कर दी है। फिलहाल ज्यादा जानकारी का इंतजार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद को इस बारे में सूचित कर सकते हैं। हम भी इस बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। जब देश की संसद चल रही हो तो बड़ी खबर कुछ और कैसे हो सकती है। आज संसद में क्या बहसें हुई, इन पर गौर करते हैं। राज्यसभा में आज भी शालीन तरीके से बहस हुई। द मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020 पास हो गया। यह बिल 23 सितंबर 2020 को लोकसभा से पास हो चुका है।
फिलहाल भारत में मुंबई, कोचीन और कांडला जैसे 12 बड़े बंदरगाहों का काम मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत आता है। मुंबई के एक बंदरगाह का पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इस नाम में आखिरी शब्द भी ट्रस्ट ही है। सरकार चाहती है कि अब ट्रस्ट की जगह बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी आए। और क्या है इसमें? हर बंदरगाह के लिए एक बोर्ड बने जिसमें एक चेयरमैन के अलावा 13 सदस्य हों। इनमें रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कस्टम जैसे विभागों के प्रतिनिधि भी हों। पोत परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत के बड़े बंदरगाहों के अधिकारियों को निर्णय लेने के ज्यादा अधिकार देने के मकसद से ये बिल लाया गया है। निजी बंदरगाहों से मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि बंदरगाहों के अधिकारियों के पास फैसला लेने का हक हो। मांडविया ने भरोसा दिलाया कि इस कदम का मकसद बंदरगाहों का प्राइवेटाइजेशन नहीं है। इस बिल का विरोध करते हुए गुजरात से कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने आशंका जताई कि कहीं जैसे हवाई अड्डों के साथ हुआ, इन सारे सुधारों के बाद बंदरगाह भी किसी दोस्त को ना दे दिए जाएं। जो 12 बंदरगाह की हम बात करते हैं, हम दुनिया के 16वें नंबर का ऐसा बड़ा देश है जिसके पास समुद्र तट बहुत बड़ा आया हुआ है। पर इसके साथ साथ हमें यह समझना होगा कि जब हम इस तरह के कानून लाके कि जहां मेरे जैसे नहीं एक्सपर्ट लोगों की भी दहशत है कि ये कानून सिर्फ दोस्तों को बंदरगाह बैकडोर एंट्री के लिए है और आज के आपके 12 मेजर पोर्ट्स कल उन्हीं दोस्त के नाम हो जाने की ये चिंता सबको हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा समुद्र तट जो हमारे देश दुनिया के 16वें नंबर के कंट्री पे भारत देश है, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बॉर्डर पे पाकिस्तान आया हुआ है। 1660 किलोमीटर का समुद्र तट जो है वो गुजरात का है, पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है। कंडला पोर्ट आपका ये 12 बंदरगाह में से आने वाला भी इस कानून के जरिए इसी में आ जाएगा और वहां पे अगर आप ऐसा बोर्ड बना रहे हो जहां 14 में से 7 मेंबर प्राइवेट मेंबर है, जहां पे बहुत सारी कानून में ही क्षतियां रही हुई है, जहां पे बहुत सीधे तरीके से दिखता है कि ये कल बैकडोर एंट्री करके प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएगा, तो दिक्कत क्या होगी साहब? दुश्मन देश सामने है। अगर आप 12 बड़े बंदरगाह में से कंडला भी जहां आता है पाकिस्तान की सरहद वाला, अगर उसको आप कमजोर करोगे, आप ऐसे कानून के जरिए उन हाथों में दे दोगे जो ताकतें देश की सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं कर पाएगी। आपका मेंबर होगा, माइनॉरिटी मेंबर क्या करेगा बोर्ड में? डिसीजन will be taken by majority and you will not be enjoying majority. आपका सुरक्षा का एक रिप्रेजेंटेटिव, आपका रेलवे का एक रिप्रेजेंटेटिव, आपका स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव, वो अकेले अकेले क्या करेंगे वहां? बिल का पक्ष रखने के लिए भाजपा की तरफ से खड़े हुए आंध्र प्रदेश से भाजपा के सांसद सुरेश प्रभु ने सवाल किया कि अगर बंदरगाहों का काम भी दिल्ली से ही चलने लगा तो काम कैसे होगा? क्या है कि सबसे पहले हमारी जो पोर्ट को मैनेजमेंट होती है उसमें यदि दिल्ली से उसको डायरेक्शन दिया जाएगा, दिल्ली में पोर्ट एक भी नहीं है, लेकिन दिल्ली से डायरेक्शन दी जाएगा कि गुजरात का पोर्ट, महाराष्ट्र का पोर्ट, तमिलनाडु का पोर्ट कैसे चले। ये प्रावधान है कि उसमें ऑटोनॉमी देते हुए पूरी मात्रा में पोर्ट की मैनेजमेंट पूरी मात्रा में प्रोफेशनलाइज की जाएगी। यानी मंत्री जी अपने अधिकार छोड़ते हुए वो पोर्ट की मैनेजमेंट को दे रहे, ऑटोनॉमी आएगी, प्रोफेशनलिज्म आएगा। स्वाभाविक है कि पोर्ट का विकास कैसे हो वो पोर्ट के लोग तय करेंगे, इसीलिए उसमें बिल्कुल अच्छा प्रावधान भी है कि कैसे लोग उसको मैनेज करेंगे। उसको नॉमिनेट करने के लिए भी जो व्यवस्था की गई है वो भी पूरी मात्रा में पारदर्शी है और इसलिए मैं मानता हूं कि जो कदम यूपीए सरकार ने कॉर्पोरेटाइज करने के लिए 1999 से शुरुआत की थी, उसमें बाद में जो आवश्यकता थी वो नहीं हुई, लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए आपने जो काम किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये तो हुई पक्ष विपक्ष की बात।
बिहार से राजद सांसद मनोज झा ने बिल के बोर्ड में मजदूरों के प्रतिनिधित्व और राज्यों के अधिकारों को लेकर सवाल किया। Constitution and composition of board. My colleague Shakti ji, Wilson Saab, everybody has spoken. In fact, ironically, what I find in all establishment, Honorable Minister Sir, why do you not look at the possibility of representative of labor unions? I'm noticing last 15-20 years, the word labor is so much demonized and denigrated as if they don't contribute. Their contribution is probably no less. मैम बस एक सवा मिनट और कहा, बाकी तो जो इनको करना होगा कर ही बैठेंगे। मैम clause 3 if you look at the representation in the board of each party, only one representation from state out of 13 members probably, and reduces the partnership of state government. सर ये आपकी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर के प्रति सम्मान की मैं लगातार जो गाथा देख रहा हूं ना, शंका उत्पन्न होती है। क्लॉज 25 मनोज जी, योर टाइम इज ओवर मैम, 40 सेकेंड्स आप वहां बैठी हुई हैं तो थोड़ा और सुकून है। क्विकली जस्ट वाइंड अप। इट हैज द कैपेसिटी इनहेरेंट क्लॉज टू सुपरसीड अ मास्टर प्लान, अगेन फेडरल पावर। क्लॉज 56, नो एक्सपर्ट्स, when you rely too much on bureaucrats, it happens. Finally, ma'am, why didn't you think of two separate statutory body, Honorable Minister Sir, whose name sounds so good? East for separately for East and West Coast. इस बहस के बाद वोटिंग हुई जिसमें 84 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट डाला और 44 ने बिल के खिलाफ। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए जाएगा और नया कानून बनने के बाद भारत के बड़े 12 बंदरगाहों के लिए बोर्ड बनेगा और बोर्ड पर मौजूद अधिकारियों के पास पहले से ज्यादा अधिकार होंगे। चलिए, ये तो राज्यसभा की कार्रवाई का एक पहलू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि संसद की कार्यवाही में उन सवालों के जवाब हम सुन पाते हैं जिनका जवाब ज़बानी दिया जाता है, लेकिन सारे सवाल लिखित में पूछे जाते हैं और जवाब लिखित में भी दिए जाते हैं। जिस दिन सवाल का नंबर आता है, मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि उन्होंने जवाब सदन के पटल पर रख दिया है। अगर कोई सवाल तब भी रह जाए तो सांसद पूछ सकते हैं और मंत्री जवाब देते हैं। ये लिखे हुए जवाब अक्सर हमारी नज़र से छूट जाते हैं, लेकिन कई बार इनमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। इसलिए सबसे पहले हम गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के हवाले से आए लिखित जवाबों पर गौर करते हैं। रेड्डी ने संसद को बताया कि हाथरस गैंगरेप और हत्या का मामला यूपी सरकार के कहने पर सीबीआई को सौंपा गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है। रेड्डी ने आज इस बात से भी इनकार किया कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बारे में किसी को पहले से पता था। यह जवाब उन्हें इसलिए देना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने टीआरपी स्कैम मामले में एक निजी समाचार चैनल मालिक और संपादक की कथित चैट अदालत में पेश की। इसके सामने आने के बाद देखा गया कि कथित चैट में संपादक अनुच्छेद 370 वाले फैसले से पहले ही इस बारे में बात कर रहे थे। इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जोर देकर एक बात कही। बकौल प्रधान, ये कहना कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत में लगातार बढ़ी हैं, गलत है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने बताया कि पिछले 300 दिनों में 60 दिन कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल की कीमतों में 7 बार और डीजल की कीमतों में 21 बार बढ़ोतरी हुई। तकरीबन 250 दिन कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह तर्क कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिन बदलाव नहीं हुआ, लेकिन क्रमशः बदलाव हुआ तो अंततः तो आपकी जेब से गया मामला। अब राज्यसभा से लोकसभा चलते हैं। आज भाजपा ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन व्हिप जारी की थी, यानी उन्हें सदन में उपस्थित रहना होगा और पार्टी लाइन पर जरूरत पड़े तो वोट डालना होगा, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसी को व्हिप कहते हैं। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वोटिंग होनी थी, इसलिए पार्टी नहीं चाहती थी कि धन्यवाद प्रस्ताव में कोई संशोधन हो। वोटिंग से पहले सरकार धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए अपने मुख्य व्यक्ति को लेकर आई, जिसको प्रचलित भाषा में शो स्टॉपर कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक भाषा में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राज्यसभा में उनका भाषण चर्चा का कारण बना था। अगर उस भाषण को 20 कहा जाए तो लोकसभा में उनका भाषण 21 था। आज मोदी जी फुल फॉर्म में थे। पीएम खड़े तो धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए हुए, लेकिन उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे लंबे भाषण में हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की जो उनकी सरकार की तरफ हाल के दिनों में उछाला गया। कृषि कानूनों को लेकर एक सवाल खूब पूछा गया था कि इन कानूनों की मांग किसने की। प्रधानमंत्री ने आज जैसे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कई सुधार कानूनों के लिए किसी ने मांग नहीं की, लेकिन फिर भी वो लाए गए क्योंकि अब याचक तंत्र नहीं है।
बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें, और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में। तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा, और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देशवासियों के लिए है, अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। क्या कभी भी इतने सुधार हुए, बदलते हुए समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया, ये दुनिया पूरी तरह जानती है। प्रधानमंत्री की बात लंबी होती गई तो विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को टोकने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने पहले तो चुटकियां ली, लेकिन जब अधीर रंजन बोलते रहे तो उन्होंने कांग्रेस पर ही एक टिप्पणी कर दी। हमें मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका। इसके बाद प्रधानमंत्री आए निजीकरण पर। तमाम सरकारों की तरह मोदी सरकार भी सरकारी कंपनियों और संपत्तियों के विनिवेश में लगी है, सादी भाषा में कहे तो बेचने में। और तमाम कार्यकाल की विपक्षी पार्टियों की तरह आज का विपक्ष भी इस नीति को लेकर प्रधानमंत्री को घेरने में लगा है। आज प्रधानमंत्री ने खुलकर निजी क्षेत्र का बचाव किया। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया, तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब 0 हो गया, और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री
हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। और हमें हमारे देश के नौजवानों पे भरोसा होना चाहिए, हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है। हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। कृपा करके हम, और मैंने लाल किले पर से बोला, वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। राज्यसभा की तरह ही आंदोलनजीवी शब्द का जिक्र लोकसभा में भी हुआ। प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और पंजाब में मोबाइल टावर्स पर हुए हमलों का भी जिक्र किया। जब तथ्यों के आधार पर बात टिकती नहीं है तो ऐसा होता है जो अभी देखा, आशंकाओं को हवा दी जाती, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलनजीवी पैदा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए, 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलनजीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। आखिर में प्रधानमंत्री ने किसानों से एक बार फिर बातचीत के रास्ते हल निकालने की अपील की, लेकिन आज के भाषण के बाद प्रधानमंत्री ने जैसे एक लकीर खींच दी है कि आंदोलन में क्या हो सकता है और क्या नहीं। किसान संगठन प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का दिल खोलकर स्वागत करेंगे, ऐसा लगता तो नहीं। अब 2 चीजें देखने वाली हैं। पहली तो ये कि अगर वाकई सरकार किसान आंदोलन से निपटने के लिए उसी लाइन पर चलेगी जो प्रधानमंत्री के भाषण में नजर आई, तो जिस मिडिल ग्राउंड की तलाश दोनों पक्षों के बीच हो रही है, वो किसकी तरफ झुका होगा, कैसा होगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो किसान आंदोलन के हाथ नतीजे के रूप में क्या लगेगा? समर्थक कह सकते हैं कि एक बार फिर से बातचीत की बात कही गई है। बातचीत की बात कहना और फिर उस बातचीत को करना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गतिरोध लंबा हो गया है। चलते चलते हम लोकसभा के एक और भाषण का जिक्र करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और वो पास हो गया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई आगे बढ़ी। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई। अपने भाषण में उन्होंने रियना और ग्रेटा के ट्वीट्स का भी जिक्र किया। कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि रियना और मियां खलीफा कौन है। बोलते बोलते उन्होंने ग्रेटा की कुछ बीमारियों का भी जिक्र किया। When it comes to people like me and I have to start reading about economics and I have to rely my data and detail, I go to people like what people like Geeta Gopinath has said, what people who with economic background say. But I think my friends from the opposition go to people like Mia Khalifa and Rihanna, who probably people my age would not even know as musicians, because our age was with Boney M and ABBA and other such people. Rihanna I probably didn't even know till the name was announced. And Mia Khalifa I'd never heard of even. I'm sure some of my friends from the opposition can throw some light on.
and a child of the age of 18, they are going to rely on her to discuss farm laws and weaponize a child who, by her own admission, has got issues, Asperger to OCD to a couple of other things, and that's the biggest child right abuse one can say. मीनाक्षी वकील हैं, पढ़ी लिखी हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि एस्पर्गस या किसी दूसरी बीमारी से किसी की सोचने की या निर्णय लेने की क्षमता क्या कम हो जाती है, खासकर ऐसे लोगों की जिन्होंने अपना पूरा करियर ही एक काम में लगाया हो। बाकी सहमति असहमति अपनी जगह है, लोकतंत्र में दोनों के लिए गुंजाइश है। आज की ललन टॉप शो में इतना ही, लेकिन अंत हमेशा की तरह सकारात्मकता पर करेंगे। उम्मीद एक जिंदा शब्द है और हमेशा रहना चाहिए। आज जिक्र उस खबर का जिसका इंतजार पिछले 10 महीने से था। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने 9 फरवरी को बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से राजधानी में एक भी मौत नहीं हुई। पिछले साल कोरोना का कहर झेल चुकी दिल्ली के लिए यह सुखद खबर है। दिल्ली कोरोना के कुल मामलों में किसी भी शहर से आगे निकल गया था, अब हालात कुछ सुधरे हैं। एक सुखद खबर टीकाकरण को लेकर भी है। भारत में अब तक 60 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। इस आंकड़े तक पहुंचने में भारत को केवल 24 दिन लगे, यानी कि हमारे देश में वैक्सीनेशन की गति पूरी दुनिया में सबसे तेज है। इन्हीं 2 सुखद खबरों के साथ हम विदा लेते हैं। आखिरी में एक निवेदन, हमने महिलाओं की दृष्टि से ये दुनिया कैसी है, ये देश कैसा है, नीतियां कैसी हैं, खबरें कैसी हैं, इसके लिए एक नया शो शुरू किया है जिसका नाम है ऑर्डिनरी शो। कोई हो जो समझता हो कि महिलाएं ऑर्डिनरी हैं, हम नहीं समझते। हम जानते हैं कि हमारे देश की नारियां तमाम मुश्किलों को पार करके अपनी जिंदगी के मकाम हासिल करती हैं। ये ऑर्डिनरी शो उन्हीं के लिए है। अगर आप ये शो देखना चाहते हैं तो YouTube पर ऑर्डिनरी के पेज पर जाइए, चैनल पर जाइए और फेसबुक पर पेज पर जाइए। ललन टॉप की वेबसाइट पर भी आप इसे देख सकते हैं। इसे देखिए और अपना फीडबैक हमसे जरूर शेयर करिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, यहाँ एक आदमी की होमगार्ड के तौर पर नौकरी लगी, लेकिन 11 जून 2019 के दिन उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त उस आदमी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें उसके होमोसेक्सुअल होने का पता चल गया था। इसके बाद होमगार्ड ने डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से नियुक्ति रद्द करने का फैसला किया, ये कहते हुए कि वो व्यक्ति अप्रिय गतिविधियों में शामिल है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।